हेलो एवरीवन। आज हम करते हैं मैथ्स का सैम्पल पेपर क्लास 10th लेटेस्ट सैम्पल पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। चलिए जी, तो पहले आप क्या करेंगे, वन बाय वन क्वेश्चन ट्राई करेंगे वीडियो पॉज करके और उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो सेक्शन ए आज हमें डिस्कस करना है। इस सेक्शन में 20 क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको 16 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने रहते हैं, बट हम डिस्कशन 20 के 20 क्वेश्चंस की ही करेंगे। हर क्वेश्चन की जो वेटेज रहेगी वो 1 मार्क ईच रहेगा। चलिए जी, डिस्कस करते हैं। तो पहले आप ट्राई करेंगे वीडियो पॉज करके, उसके बाद वीडियो आगे प्रोसीड करेंगे करेक्ट सोल्यूशन एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन जानने के लिए। द रेशो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कॉम्पोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर इज। तो लीस्ट कॉम्पोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर, तो आपको पता है कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिनके जो फैक्टर्स होते हैं ना, 1 एंड नंबर इटसेल्फ के अलावा भी कोई फैक्टर्स होने चाहिए। तो जिसके पास जो फैक्टर्स होंगे 1 एंड नंबर इटसेल्फ के अलावा भी कोई और फैक्टर होना चाहिए, उसको कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। एंड प्राइम नंबर्स कौन से बोलते थे? जिनके पास ओनली 1 एंड नंबर इटसेल्फ, तो वो होते थे प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स कौन से होते हैं? 1 एंड नंबर इटसेल्फ। अच्छा, 1 एंड नंबर इटसेल्फ के अलावा भी जो फैक्टर्स होते हैं उन नंबर्स को क्या बोलते थे? कॉम्पोजिट नंबर। चलिए जी, ठीक। तो लीस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? लीस्ट प्राइम नंबर वी ऑल नो 2 एंड लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर, कई बच्चे गलती करते हैं 1 ले लेते हैं, है ना। 1 नहीं है जी, लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर है 4, क्योंकि मैंने कहा इसके फैक्टर्स बनाओ। 4 के अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो 1 2 एंड 4, तो 1 एंड नंबर इटसेल्फ के अलावा भी कोई फैक्टर होना चाहिए, तब जाके वो कॉम्पोजिट बनता है। तो ठीक है जी, लीस्ट प्राइम नंबर इज़ 2 एंड लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज़ 4। चलिए अब इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या होगा 2 एंड 4 का? एलसीएम इज़ 4, सबको आता है एलसीएम लेना। एचसीएफ 2 एंड 4 का एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो नंबर बताओ बड़े से बड़ा जिसके टेबल में ये दोनों आते हैं, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वो नंबर बताओ बड़े से बड़ा जिसके टेबल में ये दोनों आते हैं, तो वो नंबर तो 2 ही है। ठीक, अब मुझे क्या लेना है? इनकी रेशो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो 4/2 इज़ 2, तो फाइनल रेशो इज़ 2:1, है ना। फाइनल रेशो इज़ 2:1। चलिए जी, करिए नोट। नेक्स्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन्स दिस एंड दिस कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, एक के ऊपर दूसरी लाइन, एक के ऊपर एक, है ना। तो क्या कंडीशन रहती थी इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन की? a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2 शुड बी इक्वल टू c1/c2। ठीक, तो वी हैव लाइन्स 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 3। जो कांस्टेंट टर्म्स हैं या तो दोनों RHS में होनी चाहिए या दोनों LHS में। तो ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने दोनों ही कांस्टेंट टर्म्स को RHS में ही रखा। ओके, तो फॉर दिस कोइंसिडेंट लाइंस a1/a2 मस्ट बी इक्वल टू 7/21, b1/b2 मस्ट बी इक्वल टू c1/c2। चलिए, 5/15 इज़ 1/3, 7/21 इज़ अगेन 1/3, 3/k। तो दिस रेशो मस्ट बी इक्वल टू दिस रेशो, तो 1/3 मस्ट बी इक्वल टू 3/k। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो k इज़ 9, है ना, k इज़ 9। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए जी, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। अ गर्ल वॉक्स 200 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। तो आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सबको पता होना चाहिए। ये ईस्ट रहता है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो एक गर्ल है, कहते हैं 200 मीटर पहले ईस्ट में गई। ओके, देन वहाँ से उसने लेफ़्ट टर्न लिया और 150 मीटर चली गई नॉर्थ में। ठीक, द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस, मतलब एंड पॉइंट तक, स्टार्टिंग से एंड तक का डिस्टेंस निकालना है, जिसे आप डिस्प्लेसमेंट भी कहते हो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन में जोड़ने के बाद वो डिस्प्लेसमेंट बन जाती है। चलिए, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, मतलब हाइपोटेन्यूज निकालना है, राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज निकालना है।
तो हाइपोटेन्यूज क्या होती थी, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। चलिए जी, तो 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद 2 ज़ीरोस 2 ज़ीरोस, 15 का स्क्वायर इज़ 225, उसके बाद 0 का स्क्वायर जैसे 0 एंड 0, तो ये आ गया जी सॉल्व करने के बाद 625, 2 ज़ीरोस, 625 का अंडर रूट हो गया 25, 2 ज़ीरोस का अंडर रूट हुआ 1 ज़ीरो, तो ये आ गया 250 मीटर। फाइनल आंसर मेरी तरफ से 250 मीटर, ऑप्शन बी। अच्छा क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जी आज का क्वेश्चन नंबर 4। द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस। अच्छा, रोम्बस में भी ना स्क्वायर की तरह चारों साइड सेम होती है, बट क्या फ़र्क होता है, जैसे मान लेते हैं ये रोम्बस है, तो रोम्बस भी स्क्वायर्स की तरह चारों साइड रोम्बस में भी इक्वल होती है, बट डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। फिर डायगोनल की क्या प्रॉपर्टी होती है, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, ये प्रॉपर्टी है जी। अच्छा, मान लेते हैं हमारे पास रोम्बस है ए बी सी डी, तो 2 डायगोनल्स गिवन है। लेट्स से ए सी है 24, बहुत ध्यान से फिगर में देखना। लेट्स से ए सी है 24, तो सेंटर पॉइंट ओ ले लेते हैं। अगर 24 है तो ये कितना हो गया जी 12 एंड 12, है ना। टोटल ए सी था 24, तो बाइसेक्ट ईच अदर, तो 12 एंड 12। अच्छा, अदर डायगोनल 32, बी डी इज़ 32 का मतलब हो गया 16 एंड 16 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। चलिए, अगर मैं ए ओ बी इन राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि वी नो डैट डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ बी में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाई जाए तो ए बी का स्क्वायर क्या आ सकता है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, है ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो एक को कह दो बेस है और एक को कह लो परपेंडिकुलर है, तो तीसरी चीज़ क्या आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो ए बी का स्क्वायर निकालना चाहते हैं। ए ओ कितना है, ए ओ 12, ओ बी कितना है बच्चों, ओ बी 16, ए ओ मतलब 12 का स्क्वायर इज़ 144, 16 का स्क्वायर इज़ 256, तो ए बी स्क्वायर कितना आया 400। चलो बताओ, ए बी स्क्वायर अगर 400 आया तो ए बी कितना आ गया, ए बी यानी रोम्बस की एक साइड आ गई जी 20 सेंटीमीटर, है ना। 400 का अंडर रूट कितना हो गया 20, तो 20 सेंटीमीटर आई रोम्बस की साइड। चलिए फिर देखना ध्यान से, थोड़ी बड़ी फिगर बना ली मैंने। ये रोम्बस था जिसमें अब एक साइड निकल चुकी है 20 सेंटीमीटर, है ना। रोम्बस की चारों साइडें सेम होती है 20 सेंटीमीटर। अच्छा, आपको पता है रोम्बस का एरिया कितना होता है, वट वी हैव टू फाइंड इज, हमें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब हो गया जैसे दो साइड्स, ओपोजिट साइड्स इक्वल हैं, पैरेलल भी होती हैं। रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं एंड ओपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं। ठीक, तो दो पैरेलल साइड के बीच में जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, इसको ऑल्टीट्यूड कह सकते हो आप। ठीक, तो रोम्बस का एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ से देखा जाए तो एरिया ऑफ रोम्बस इज बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, यानी कि बेस तो साइड होगी, साइड कितनी है 20, ऑल्टीट्यूड वी हैव टू फाइंड। ओके, चलिए जी, एक तरह से तो एरिया आया रोम्बस का ये 20 इंटू ऑल्टीट्यूड, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, आपने ये भी सुना होगा, ज़रूर सुना होगा, फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ, अगर डायगोनल दे रखी हो हाफ d1 पहली डायगोनल मल्टीप्लाई d2 सेकेंड डायगोनल। तो यहाँ से देखा जाए तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना आया हाफ, पहली डायगोनल हमें दे रखी थी देखो क्वेश्चन में 24, सेकेंड डायगोनल वी हैव 32। ये भी एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का तरीका है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से सेम एरिया निकलेगा, सेम एरिया आना चाहिए। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट कर देते हैं। चलिए जी, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, 20 इंटू ऑल्टीट्यूड। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, हाफ इंटू 24 इंटू 32। बस इसको सॉल्व करना है। 2 से 24 कट, तो 12 इंटू 32
अपॉन 20 भी अगर कर दिया जाए तो ये क्या आ गया, ऑल्टीट्यूड। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 से ये कट हो गया हमारा 6 से, ठीक। तो 6 2 ज़ा 6, 18 182/10। तो ये कितना आ गया जी फाइनल आंसर? एक सेकेंड, कुछ एरर है। हाँ 192, सॉरी 192, 182 नहीं है, 192, 192/10, ठीक। तो डेसिमल लगाया तो 19.2। देखिए कोई ऑप्शन है 19.2? हाँ जी है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 192 सेंटीमीटर। तो ये क्या आई, ऑल्टीट्यूड, है ना। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आया 19.2। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो मेरी तरफ से सुपर डुपर ग्रेडेड, इस साल बोर्ड में आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम। आज का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 4 बहुत इंपॉर्टेंट था, अपने आप से प्रैक्टिस करना, इसको ज़रूर करना अपने आप से प्रैक्टिस। चलिए जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड। तो 2 कॉइन्स इकट्ठे उछाले तो सैंपल स्पेस बना लेते हैं। तो लेट से पहले कॉइन पे हेड आया, दूसरे कॉइन पे भी हेड आया। चलिए पहले कॉइन पे लेट से हेड आया, दूसरे पे टेल आया होगा। अच्छा नहीं, पहले पे टेल आया, दूसरे पे हेड आया होगा। नहीं जी, पहले पे भी टेल आया, दूसरे पे भी टेल आया। तो सैंपल स्पेस वी हैव 4 सैंपल स्पेस बनी। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड? ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आया, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड, एक से ज़्यादा नहीं आ सकता, कम भले ही आ जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड। तो फेवरेबल केसेस बताइए, सैंपल स्पेस में से ही आपको फेवरेबल केसेस चूज़ करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड, तो पहला हेड दूसरा टेल, ठीक। अच्छा या तो पहला टेल दूसरा हेड, ठीक, या कोई भी हेड नहीं। अक्सर बच्चा ये केस भूल जाता है, तो ख्याल रखना ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड का क्या मतलब बना, आइदर 1 हेड वाले केसेस और 0 हेड वाले केसेस, आइदर 1 हेड वाले केसेस और 0 हेड वाले केसेस। ज़्यादा से ज़्यादा एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, कम भले ही हो। तो एक हेड हो या ना हेड हो, कोई भी हेड ना हो। तो ये बने जी फेवरेबल केसेस, एक हेड वाले या 0 हेड वाले। चलिए अब किसी भी चीज़ की रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होती है? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस। कभी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 से बड़ा नहीं आ सकता, 0 से छोटा नहीं आ सकता। तो फेवरेबल केसेस काउंट कर लीजिए 1 2 3, टोटल केसेस आर सैंपल स्पेसिस 1 2 3 4। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आ गया जी? 3/4, ऑप्शन ए। अच्छा क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी के ऊपर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 6, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक, तो एक ट्राइंगल है जी ABC, एक ट्राइंगल है ABC, एक और सिमिलर ट्राइंगल है। सिमिलर ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती थी? एंगल्स सेम होंगे, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे, इक्वल होंगे, साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। तो ठीक, वी नो डैट इफ 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो गिवन है ABC PQR के सिमिलर है। इफ AM एंड PN आर दी ऑल्टीट्यूड्स, ओके, ऑफ ट्राइंगल दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, एंड और क्या गिवन है हमें? AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर, कहते 4:9 की रेशो में है, ठीक। नाउ वी हैव टू फाइंड AM ओवर PN। चलिए जी ये रेशो हमें निकालनी। अच्छा, जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं ना तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी AB अपॉन PQ मस्ट बी इक्वल टू BC अपॉन QR मस्ट बी इक्वल टू AC अपॉन RP एंड मस्ट बी इक्वल टू, आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ज़रूर करा होगा ट्राइंगल्स चैप्टर के अंदर, कि ये रेशो बराबर होती है ऑल्टीट्यूड्स के भी। तो पहले ट्राइंगल की ऑल्टीट्यूड AM ओवर सेकंड ट्राइंगल की ऑल्टीट्यूड PN, ये भी बराबर रहती है, ठीक। चलिए जो गिवन है वो है AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर। तो स्क्वायर्स थे, स्क्वायर्स को जब आप दूसरी तरफ लेके जाओगे तो अंडर रूट हो जाएगा। 4 का अंडर रूट इज़ 2, 9 का अंडर रूट इज़ 3, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू द रेशो ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, यानी कि AM ओवर PN,
है ना। अगर साइड्स की रेशो है ए बी ओवर पी क्यू, तो मैंने अभी अभी तो बताया आपको कि ये इसके बराबर भी होगा, रेशो ऑफ ऑल्टीट्यूड्स के बराबर भी होता है सिमिलर ट्राइंगल्स में। ये हमने सब्जेक्टिव के अंदर प्रूफ कर रखी है बातें। ठीक, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आ गया? ए एम ओवर पी एन इज 2:3। 2:3। देखिए कोई ऑप्शन है? हाँ जी है, ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आया? ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रिग्नो के ऊपर आ गया। ट्रिग्नो के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वी हैव 2 sin square बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2, देन वी हैव टू फाइंड बीटा। चलिए आपको पता ही होगा साइन स्क्वायर बीटा आइडेंटिटी क्या होती है? प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। साइन स्क्वायर बीटा इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। आ जाइए, ये यूज़ करते हैं हम, है ना, ये यूज़ करते हैं। तो 2 ब्रैकेट में साइन स्क्वायर बीटा की जगह हमने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, अगेन माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। ये 2 से ये 2 कट, माइनस 3 कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 0। कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 0, है ना, 0 अपॉन माइनस 3 0। अच्छा, स्क्वायर भी दूसरी तरफ अंडर रूट हुआ, 0 का अंडर रूट इज 0। अच्छा बताओ, कॉस कौन से एंगल पे 0 देता है आंसर? 90 डिग्री पे, है ना, 90 डिग्री पे। तो बीटा कम्स आउट टू बी 90 डिग्री। ऑप्शन बी इज़ आर फाइनल आंसर। चलिए जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कुछ बच्चे कहेंगे मैंने कॉस स्क्वायर बीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिखा, मतलब साइन स्क्वायर बीटा लिखा, तो भी ठीक है। तो आप स्टार्टिंग से ही कॉस स्क्वायर बीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लेके भी सॉल्व करते, तब भी यही आंसर आता। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर विद द डेसिमल एक्सपेंशन दिस। अच्छा, ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है? टर्मिनेटिंग है ना, टर्मिनेटिंग। चैप्टर 1 में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, जब डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो तो ठीक है जी, तो वो क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर तो पक्का ही होंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन में भी गिवन है, रैशनल नंबर तो होंगे ही होंगे। और जब टर्मिनेटिंग होती है ना, तो जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर मस्ट कंटेन द फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म। तो डिनोमिनेटर में किस तरह के फैक्टर होते हैं जब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है? या आइदर 2 की पावर m टाइप का, या 3 की पावर, नहीं सॉरी 3 नहीं 5, 2 की पावर m टाइप का, या तो फिर 5 की पावर n टाइप का, या तो फिर 2 की पावर m होगा, 5 की पावर n भी होगा। बस 2 और 5 में ही रहने चाहिए फैक्टर, या तो सिर्फ 2 की पावर समथिंग हो, या 5 की पावर समथिंग हो, या 2 और 5 दोनों ही हो। ठीक, तो देखिए ऑप्शन में भाई 3 नहीं चाहिए, 3 तो होना ही नहीं चाहिए, 3 तो होना ही नहीं चाहिए, तो 2 और 5। ऑप्शन इज सी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। द लाइन्स दिस एंड दिस आर। अच्छा जी, तो आपको पता है, थोड़ी जनरल बात करते हैं। x इज इक्वल टू 2 लाइन कैसे होती है? x इज इक्वल टू 2 लाइन होती है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। जैसे 2 पे पहुंचे फिर आप क्या करोगे? पैरेलल टू y एक्सिस एक लाइन बना दोगे। इस पूरी लाइन पे x कोऑर्डिनेट हमेशा 2 रहता है। अच्छा, आपको पता है y इज इक्वल टू 3 लाइन कैसी होती होगी? कि भाई पहले x एक्सिस बना दीजिए, y एक्सिस बना दीजिए, उसके बाद y1, y2, y3 पे पहुंच के पैरेलल टू x एक्सिस लाइन बना दीजिए। इस पूरी लाइन पे y हमेशा 3 रहेगा। सिमिलरली अगर कोई आपको कहे x इज इक्वल टू a लाइन कौन सी होगी? ऐसे ही आइडिया से जहाँ मर्जी आपका मन करे x इज इक्वल टू a मान लो, और ये लाइन होगी x इज इक्वल टू a। जैसे x इज इक्वल टू 1 2 3 4, इसी तरह x इज इक्वल टू a। अब y इज इक्वल टू b लाइन कैसी होगी? है ना, कहीं भी आपका मन करे तो लेट से ये इस लाइन को कह दो y इज इक्वल टू b लाइन है। तो देखो x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b पक्का है, टकराएंगी तो ज़रूर, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और पॉइंट पता क्या आएगा? इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट, पॉइंट आएगा a, b, एंड आंसर कितना हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइंस।
हो सकता है बोर्ड में इस साल, ये तो सैम्पल पेपर था, बोर्ड में इस साल आ जाए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, ए कॉमा बी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10th, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन। कहते हैं ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस बता दो। बहुत इजी, डिस्टेंस फार्मूला सभी को आता है। तो एक पॉइंट है, बताओ अच्छा कौन से क्वाड्रेंट में है ये पॉइंट, चलो ये बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो एक्स नेगेटिव एंड वाई पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ कहीं होगा -5,6 पॉइंट ए। कहते हैं अच्छा ये डिस्टेंस बता दो, ये डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड। चलिए जी डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। ओ ए डिस्टेंस विल बी, कुछ मर्जी कह दो, x2 माइनस x1 कह दो या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर तो हो ही जाना है। तो y1 में से y2 माइनस करो या y2 में से y1 करो, एक ही बात है। चलिए जी, तो ये आया -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर एंड 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो 5 का स्क्वायर इज़ 25, 6 का स्क्वायर इज़ 36 का अंडर रूट, दिस इज 61, 61 का अंडर रूट। इतने मैनी यूनिट्स। कभी भी कोई डिस्टेंस होता है तो उसकी यूनिट्स में यूनिट्स ज़रूर लिखना है आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया जी ऑप्शन डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए स्क्वायर इज 23/25 देन वी हैव टू कमेंट ऑन ए। ए कम्स आउट टू बी, स्क्वायर जो था राइट हैंड साइड पे जाके अंडर रूट हो गया, तो √23/√25। 23 इज अ प्राइम नंबर, तो ऊपर तो रह गया 23 ही। 25 का अंडर रूट वी हैव 5, तो a इज √23/5। तो दिस इज इर्रेशनल नंबर, एज वी ऑल नो डैट दिस इज इर्रेशनल नंबर। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ना ख़त्म होगा ना रिपीट होगा। तो इर्रेशनल नंबर बाय कोई भी नंबर, रैशनल कह लो चलो, इर्रेशनल नंबर बाय रैशनल नंबर इज गारंटीड इर्रेशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आया, इर्रेशनल नंबर, ऑप्शन बी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 12, सो एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 36, एचसीएफ ऑफ सेम टू नंबर्स इज 2 गिवन है, एक्स निकालना है। तो आपने फर्स्ट चैप्टर में ही सीखा होगा एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, सिर्फ 2 नंबर्स के लिए है ये। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, सब ने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 1 में। अच्छा जी, तो 2 नंबर्स आर x एंड 18, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 36, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 2, सो 72 इज इक्वल टू 18x, x comes out to be 72/18, that is 4। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर इज x इज इक्वल टू 4। तो जो नंबर हमें निकालना था वो कितना आया, 4, ऑप्शन सी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 13, ट्रिग्नो के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, तो कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट 90 डिग्री किस पे है, बी पे। अच्छा एक एंगल चलो मान लो ए है, एक मान लो सी है। tan ए है ना, tan ए गिवन है जी √3। आपको पता है tan की वैल्यू √3 कौन से एंगल पे होती है, 60 डिग्री, सबको पता है, टेबल याद होना ही होना चाहिए। तो ये आया जी 60 डिग्री। एक 90 है, एक 60 आया, तीनों का सम कितना होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है तीनों एंगल्स का सम कितना होता है जी 180 डिग्री। तो तीसरा एंगल कितना आएगा, एंगल सी कितना आएगा, सॉल्व कर लिया हमने, 90 + 60 इज़ 150, तो एंगल सी कितना आ गया जी 180 में से 150 निकाल दिया तो 30 आ गया थर्ड एंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल कितना आ गया 30 डिग्री। ए पता है, बी पता है, सी पता है, चलो वैल्यूज़ निकालते हैं। वट वी हैव टू फाइंड इज कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए की वैल्यू 60 डिग्री, कॉस 60, कॉस सी मतलब 30 डिग्री, साइन ए 60 डिग्री,
साइन सी इज़ 30 डिग्री। चलिए वैल्यू पुट कराइए, कॉस 60 इज़ हाफ, कॉस 30 इज़ √3/2, साइन 60 इज़ √3/2, साइन 30 इज़ हाफ, यानी कि √3/4 में से √3/4 ही माइनस हुआ। ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को करने का सिर्फ यही एक मेथड है इकलौता, और भी मेथड्स हैं जो आप सोच रहे हो वो भी ठीक है। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर 0 ही आएगा, चाहे आप किसी भी सही मेथड से करिए। नेक्स्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 14। चलिए जी, इफ़ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो दिस, द लार्जेस्ट बीइंग एंगल सी। तो एक ट्राइंगल लिया, मुझे नहीं पता राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, चलो मैंने नहीं लिया फिर, ABC। तो कहते हैं लार्जेस्ट एंगल C है और तीनों एंगल्स की रेशो दे रखी है हमें 1:1:2, है ना, 1:1:2। तो लेट ABX BBX, C लार्जेस्ट एंगल है तो 2x। अच्छा, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, तीनों एंगल्स का सम क्या होता है जी, 180। तो 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x कम्स आउट टू बी 180/4, 180/4 इज 45 डिग्री। अरे ये तो राइट एंगल ट्राइंगल आया, कैसे? तो ABC है ना, पहला एंगल क्या था x की वैल्यू कितनी आई 45, दूसरा एंगल भी है BBX, x कितना आया जी 45, तीसरा जो C एंगल है वो कितना आया 2x, x 45 है तो 2x कितना हो गया 90। तभी मैंने कहा था ये तो राइट एंगल ट्राइंगल निकला। ठीक है जी, हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड इज सीकेंट A अपॉन कोसीकेंट B माइनस tan A अपॉन कॉट B। जस्ट पुट द वैल्यूज, सीकेंट A मतलब सीकेंट 45, कोसीकेंट B मतलब कोसीकेंट 45, tan A is tan 45, cot B is cot 45। अच्छा, सीकेंट 45 आपको पता है क्या होता है, cos 45 का उल्टा। तो सीकेंट 45 को क्या लिख सकते हो आप, 1/cos 45। अच्छा, नीचे कोसीकेंट क्या होता है 1/sin। तो कोसीकेंट का साइन कहाँ चला जाएगा, ऊपर, है ना। कोसीकेंट 45 इज 1/sin 45। तो tan 45 अपॉन cot 45। ये बात सबको समझ आई। सीकेंट को लिख लिया मैंने 1/cos, कोसीकेंट को लिख लिया 1/sin। sin 45 कितना होता है जी 1/√2, cos 45 भी होता है 1/√2, tan 45 इज 1, cot 45 भी 1, 1/√2 से 1/√2 कट, तो क्या बचा 1 माइनस अगेन 1, 1 माइनस 1 इज 0। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आया, 0, ऑप्शन A। चले जी, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 15। बहुत अच्छा क्वेश्चन था मेरी तरफ से, क्वेश्चन नंबर 14 ग्रेडेड। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस दिस इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ दिस। तो हमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करवाना है जी 176 मीटर। एक व्हील है जिसका रेडियस है 0.7 मीटर। कितने चक्कर लगा लेगा ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में? तो जैसे ये A पॉइंट है, जब चक्कर लग रहा होगा ये नीचे आएगा, फिर यहाँ जाके इसका एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे 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 कितने चक्कर लगाएगा ये 176 मीटर ट्रैवल करने में? अच्छा, आपको पता है एक चक्कर लगाने में जब A स्टार्टिंग से चल के वापस A वाली पोजीशन पे पहुँचेगा तो एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होता है? सरकमफ्रेंस के बराबर, है ना। पूरा सर्कल जो है एक बारी घूम गया, तो एक चक्कर लगाने में 2πr डिस्टेंस ट्रैवल होता है। तो मैं कह रहा हूँ कितने सारे चक्कर लगेंगे, लेट से n रेवोल्यूशंस लगेंगे, तब जाके 176 मीटर ट्रैवल होगा। बस n निकालना है ना, बस n निकालना है। तो n इज़ नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, n इज़ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। ठीक, ये आंसर है। 176 ऊपर, 2 नीचे, पाई कितना होता है जी 22/7, r कितना है जी 0.7, है ना, 0.7। तो 11 2 ज़ा 11 1 ज़ा 11 6 ज़ा, फिर 2 से फिर कट हुआ, 2 8 ज़ा 16,
फिर 2 से कट हुआ, 2 4 ज़ा 8। अच्छा ऊपर आया 4 इंटू 7, नीचे आया 0.7। 0.7 में डेसिमल हटा के ऊपर 10 लगा लिया, तो 7 से 7 कट। आंसर आ गया जी 40। क्या 40 क्या रेवोल्यूशंस। 40 चक्कर कंप्लीट लगेंगे तब जाके व्हील जो है इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। ऑप्शन है डी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15 ग्रेडेड, मिलता जुलता क्वेश्चन ज़रूर आएगा बोर्ड में। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 16। ट्राइंगल ए बी सी इज सच डैट ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, सी ए दिया हुआ है। एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें हमें ए बी गिवन है 3 सेंटीमीटर, बी सी गिवन है 2 सेंटीमीटर, सी ए गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। ओके, इफ़ ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, एक और ट्राइंगल है, पता नहीं छोटा पता नहीं बड़ा, बट सिमिलर है। सिमिलर, दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं? जब सारे एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बराबर होते हैं। तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। चलिए जी ठीक। इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर वी नो डैट देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अच्छा ई एफ भी दे रखा है हमें, ई एफ दे रखा है जी 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो डी ई एफ ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर। चलिए ठीक है। इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ए बी अपॉन डी ई मस्ट बी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ मस्ट बी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। अच्छा ए बी तो 3 था, डी ई पता नहीं, बी सी तो 2 है, ई एफ 4 है, ए सी तो 2.5 है, डी एफ कितना है? डी एफ इज वी डोंट नो। अच्छा रेशो पता है कितनी आनी चाहिए? ये देखो रेशो आनी चाहिए हाफ, है ना, हाफ। तो 3/DE की रेशो हाफ कब होएगी? बताओ बताओ बच्चों बताओ। 3/DE की रेशो हाफ कब होएगी? जब DE को कितना होना पड़ेगा? 6 सेंटीमीटर। शाबाश। एंड 2.5 अपॉन DE DF, सॉरी DF 2.5 ओवर DF में बताओ DF को कितना होना पड़ेगा ताकि रेशो आए हाफ, है ना, मतलब कि 2.5 का ठीक डबल। तो यहाँ से DF कितना आ गया बच्चों? 5 सेंटीमीटर, है ना। 2.5 ओवर 5 सेंटीमीटर ही तो होएगा 1/2। चलिए जी, तो हमारे पास DE भी आ गया। DE कितना आया? 6 सेंटीमीटर एंड DF कितना आया? 5 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द पेरीमीटर। पेरीमीटर इज सम ऑफ साइड्स। तो एक साइड थी 6 सेंटीमीटर, एक साइड थी 5 सेंटीमीटर, एक साइड थी 4 सेंटीमीटर। तो रिक्वायर्ड पेरीमीटर इज 6 + 5 इज 11, 11 + 4 इज 15 सेंटीमीटर। चलिए जी, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 17। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 17। In the figure, if DE is parallel to BC and AD is 3 centimeter, BD is 4 centimeter, BC is 14 centimeter, then calculate DE। कहते DE बताओ कितनी होगी। अच्छा जो दो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, अगर मैं इन्हें सिमिलर प्रूफ कर दूं, कैसे? ए तो दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। अच्छा ये देखो डी जो है, ये वाला डी फिगर में दिखाओ देखो, और ये बी है ना, ये दोनों सेम होगा। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, रीजन बीइंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा एंगल ई इज इक्वल टू एंगल सी, रीजन अगेन बीइंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलिए तो ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो पहले छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं, उसकी साइड AD, बड़े वाले ट्राइंगल की, है ना, बड़े वाला ट्राइंगल है ABC, उसकी साइड AB, पूरी साइड AB।
मस्ट बी इक्वल टू छोटे ट्रायंगल की डी ई अपॉन बड़े ट्रायंगल की बी सी। चलिए बताइए अब ए डी कितना गिवन है 3, ए बी कितना होगा, ए बी पूरा 7, डी ई वी हैव टू फाइंड, बी सी गिवन 14। चलिए जी, तो डी ई ईजिली आ जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा 3 इंटू 14/7, तो 7 2 ज़ा 14, 3 2 ज़ा 6। हाँ जी, डी ई का फाइनल आंसर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए कोई ऑप्शन है, हाँ जी है ऑप्शन बी। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 18। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी। वी हैव गिवन 4 tan बीटा इज इक्वल टू 3। चलिए नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा अपॉन 4 sin बीटा प्लस 3 cos बीटा। गिवन है tan जैसी चीज़, क्वेश्चन है sin cos में, तो मुझे ना tan में लेके जाना है। तो मैंने क्या करा, इस जिस रेशो की वैल्यू मुझे निकालनी है उसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, पूरा न्यूमरेटर एंड पूरा डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, किससे, cos बीटा से डिवाइड करो। चलो जी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो टाइम बचाने के लिए यहीं कर देते हैं। तो न्यूमरेटर में भी हर एक टर्म को और डिनोमिनेटर में भी हर टर्म को मैंने cos बीटा से डिवाइड करा। ओके, कुछ तो सीधा सीधा कट गया। अच्छा बाकी कितना बचा, 4 sin बाय cos इज tan, 4 tan बीटा माइनस 3 ओवर 4 tan बीटा प्लस 3। चलिए अब देखिए वैल्यू क्या गिवन है, 4 tan बीटा की तो वैल्यू गिवन है हमें 3, तो 3 माइनस 3, 3 प्लस 3, 3 माइनस 3 0, 3 प्लस 3 6, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आ गया, 0। देखिए ऑप्शन है, हाँ जी है ऑप्शन ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 18, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 19। वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन। डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन मतलब एक इक्वेशन दूसरे पे डिपेंड कर रही है, एक लाइन दूसरी लाइन पे डिपेंड कर रही है, तो इसका मतलब एक के ऊपर एक है। डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस का क्या मतलब होता है, कोइंसिडेंट लाइंस। तो इनका मतलब होता है जी कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 मस्ट बी इक्वल टू b1/b2 मस्ट बी इक्वल टू c1/c2। चलिए जी फिर एक लाइन गिवन है -5x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। हमें इसकी कोइंसिडेंट लाइंस देखनी है। खास ख्याल रहे अब कांस्टेंट टर्म RHS में है ना, तो RHS में रखनी है। अगर मैं कहता हूँ ए ऑप्शन आंसर है अगर, तो ए ऑप्शन थी 10x प्लस 14y इज इक्वल टू -4। चलिए a1/a2 करते हैं, a1/a2 चेक करते हैं सेम है या नहीं है, b1/b2 c1/c2। तो ये आया जी -12। अरे 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 ये तो बराबर है ही नहीं है, तो यहीं से पता लग गया ये आंसर तो नहीं है ना, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ए ऑप्शन तो नहीं हो सकती। अगर मैं कहता हूँ बी ऑप्शन है, तो पहली इक्वेशन मैंने लिख दी, सेकंड इक्वेशन इज -10x माइनस 14y इज इक्वल टू -4। चलिए जी, तो -5 बाय -10, -5 बाय -10, 7 बाय -14, 2 बाय -4, ये आया जी हाफ। अरे 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 यहीं से गड़बड़ हो गई, 7/14 इज़ -12 है ना, तो यहीं से ये बराबर नहीं आई, तो बात ख़त्म, बी ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकती। सी पे आते हैं, तो गिवन है जी -5x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। सी ऑप्शन वी हैव इज -10x प्लस 14y इज इक्वल टू -4। तो -5 बाय -10 विच इज़ हाफ, 7/14 अगेन हाफ, सब ठीक चल रहा है यहाँ तक। अरे अरे यहाँ गड़बड़ हो गई अब, तो पहली दो इक्वेशंस तो हाफ हाफ है रेशोस, बट थर्ड इज़ -12, गड़बड़। सी ऑप्शन पक्का नहीं हो सकती, आंसर तो पता लग गया डी ही होगी, है ना। फिर भी चलो आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए चेक कर लेते हैं। -5x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। डी ऑप्शन में भी कांस्टेंट टर्म आपको RHS में रखनी है, 10x माइनस 14y इज इक्वल टू -4। तो -5/10, 7/-14, 2/-4, देखते हैं बराबर है या नहीं, आना तो चाहिए।
माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ, हाँ जी माइनस हाफ, सब यही आंसर है ऑप्शन डी। तो उन्होंने हमारा टाइम वेस्ट कराना था, उन्हें पता था ए बी सी डी से स्टार्ट करेगा बच्चा। तो याद रहे जब ऑप्शन से चेक करना होता है ना तो हमेशा आपको डी से ही चेक करना चाहिए। टिप, बहुत इंपॉर्टेंट टिप, जब ऑप्शन चेक करनी हो तो हमेशा सी और डी में ही आंसर छुपा होता है, तो पीछे से चेक करा करो, आप उनसे भी तेज़ बन जाओ जिसने क्वेश्चन डाला है। ठीक, जब बाय ऑप्शन चेक करना होता है तो हमेशा पीछे से चेक करा करो, डी सी बी ए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इज़ चूजन एट रैंडम। तो वैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल कितने लेटर्स होते हैं? 26, है ना, 26। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, तो सैम्पल स्पेस कितनी बन गई बच्चों हमारी? सैम्पल स्पेस बन गई 26। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट इट इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो कहते हैं मैथमेटिक्स का ही कोई लेटर आ जाए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो मैथमेटिक्स में देखो क्या डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स हैं, एम, ए, टी, एच, ई। फिर एम रिपीट हो रहा है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ए रिपीट हो रहा है लिखने की ज़रूरत नहीं है, टी रिपीट हो रहा है लिखने की ज़रूरत नहीं है, आई, सी, एस। तो 3, 3, 6 और 2, 8 लेटर्स हैं फेवरेबल। तो किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस। तो फेवरेबल लेटर्स है हमारे पास 8, टोटल कितने होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में? 26। बस आंसर आ गया, है ना। लीस्ट फॉर्म में ले आओ तो 4/13, देखो कोई ऑप्शन है? हाँ जी है, ऑप्शन ए। चलिए जी, आज के लिए सफिशेंट है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट 20 या 10 जितने भी होंगे क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तब तक आप इनकी बार बार अपने हाथ से प्रैक्टिस कीजिए। Thank you guys, thank you so much. If you like our video, please press the like button and keep sharing the video with your friends. Thank you guys, thank you so much.